सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट पेपर 1 की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। उससे पहले आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई विश जो भी आपकी न्यू ईयर्स में जो भी आपकी इच्छाएं हो, जो भी विशेष हो, भगवान करे पूरी हो। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो दिस इज फॉर दोज कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम। माय नेम इज अनुभव सिंह। 10 साल से लगातार टीचिंग और रिसर्च में इंडिया के टॉप रिसर्च और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में लगातार जुड़े हुए हैं। आई आई एम लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, LPU, MIT यूनिवर्सिटी, शारदा। तो लगातार 10 सालों से यूजीसी नेट की मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो इस बहुत लंबे समय से लगातार क्लासेस हमारी यूजीसी नेट मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की चल रही हैं। मिंटेड द मोर देन द 1000 कैंडिडेट फॉर यूजीसी नेट इन कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। पिछले 10 साल से लगातार क्लासेस चल रहे हैं। तो कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स तीनों की क्लासेस लगातार ले ही रहे हैं। और अगर बात करें तो 1000 से ज़्यादा बच्चों को यूजीसी नेट JRF कॉमर्स मैनेजमेंट में क्वालिफाई करा चुके हैं। 1000 से ज़्यादा बच्चे दे हैव बीन क्वालिफाइड यूजीसी नेट JRF इन कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो 30-30 बच्चों में से 28 बच्चों को एक बार पहली बार में नेट JRF क्वालिफाई करा चुके हैं। पिछले कुछ सालों में 4 बार नेट JRF क्वालिफाई है कॉमर्स मैनेजमेंट में। 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर इंडिया, दुनिया के टॉप इंडेक्स जर्नल जिसको बात करते हैं, स्कूपर, थॉमसन रिटर्स, यूजीसी केयर, MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MCOM, IB एंड MA इकोनॉमिक्स और PhD अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। लक्ष्य 2021 के लिए कैसे जून 2021 में पहली बार में JRF क्वालिफाई करें। जो बच्चे iOS यूज़ कर रहे हैं वो लोग ऐप स्टोर पर जाकर, और जो बच्चे गूगल एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं वो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अनअकैडमी का सब्सक्राइब करिए। केवल 1 साल का फीस 11,550, 2 साल का 16,800 फीस रुपये है। ये भी पता होगा आपको की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर 1 साल का अगर लेते हैं आप, सब्सक्राइब करते हैं 1 साल का अनअकैडमी प्लस, यू जस्ट नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ 10,395 रुपये। 10,395 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा अगर मेरा कोड AGS101 यूज करते हैं। तो कई सारे माध्यमों से आप बच्चों पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, TMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, कई सारे मीडियम हैं आपको पेमेंट करने के। पर EMI में करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, केवल 12 महीनों में 866 रुपये पर मंथ है। तो बहुत मिनिमम फीस है हमारी UGC नेट की। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं अब, आज हमने पेपर की कि रिसर्च पेपर की हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, कि ये शोध पत्र का, शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है बच्चों, क्या आधार होता है आप लोग बताइए। तो रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। तो एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार है केवल प्राथमिक आंकड़ा, केवल द्वितीयक आंकड़ा, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए। तो शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार क्या होता है, कौन बताएगा बच्चों। ठीक है। तो हमारा केवल, आपको पता है, केवल प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा नहीं, दोनों डेटा को मिलाकर हमारा रिसर्च पेपर बनता है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों इसका आंसर होगा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा बोथ से डेटा कलेक्ट करके हम रिसर्च पेपर लिखते हैं। हम लोग बात करते हैं न्यूटन ने Newton gave the three basic laws of motion. This research is categorized as। न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है वर्णनात्मक शोध के रूप में, प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण के रूप में, मूलभूत शोध के रूप में या व्यवहारिक शोध के रूप में। बच्चे हमने आपको बताया था रिसर्च डिजाइन आपको पढ़ाया था कि साइंसेस के लिए जब थ्योरी से थ्योरम बनाना होता है तो कौन सी रिसर्च का यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव तो नहीं करते, सैम्पल सर्वे भी नहीं करते, अप्लाइड भी हमने आपको बताया था कि अप्लाइड रिसर्च कहाँ पर यूज करते हैं। सो हियर वी विल यू बी हैव टू बी यूज द फंडामेंटल रिसर्च दैट इज ऑल अबाउट मूलभूत शोध के रूप में। तो न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया मूलभूत शोध के। हमने बताया आपका बेसिक, प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च का यूज होता है जहाँ पर हमको साइंसेस में हम लोग बेसिकली थ्योरी से थ्योरम बनाना होता है, वहाँ पर ऐसी जगह पर मूलभूत शोध के रूप में। फंडामेंटल हमारा रिसर्च हमारा इसका सही आंसर होगा। अब थर्ड की बात करते हैं। विशेषज्ञों को ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ है। इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है a group of expert in a specific area of knowledge assembled at a place and prepared a syllabus for a new course. The process may be termed as। हम आपको कई बार बता चुके हैं
कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी एक जगह पर मिलकर कुछ सर्टेन थिंग्स के लिए, कुछ नया निकालने के लिए कुछ काम करते हैं और जो लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज होती है, ऐसे प्रोसेस को बच्चों कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस। तो विशेषज्ञों यहाँ संगोष्ठी नहीं होगा, सेमिनार नहीं होता, वर्कशॉप नहीं होगा, वर्कशॉप तो ट्रेनिंग के लिए होता है, सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हमारा इसका सही आंसर होगा। चौथे के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। In the process of conducting the research, formulation of the hypothesis is followed by. So when we frame the hypothesis, शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है उद्देश्यों का कथन, आंकड़ों की व्याख्या, शोध उपकरण का चयन या आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कि स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स होगा या एनालिसिस ऑफ द डेटा होगा या सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स की बात करेंगे या कलेक्शन ऑफ डेटा का बात करेंगे। तो इसका आंसर कौन बताएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल या कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आपको पहले रिसर्च टूल आपको यूज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप परिकल्पना हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। तो शोध उपकरण का चयन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ की हम लोग बात करेंगे, सीधे हम लोग 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वो पैसेज वाला है, 11 का लोक संचार सहज हो जाता है। पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड टू अकर विद इन अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कन्वीनियंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो बच्चों कब हमारा सहज होता है बताइए, जब आपका पब्लिक कम्युनिकेशन आपका इजी या सरल कब होता है, तब ज़्यादा जटिल संरचना के अंदर, ज़्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, ज़्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर या ज़्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, कन्वीनियंट। जब आपका बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट स्ट्रक्चर होगा तो ऑटोमेटिकली लोक संचार हमारा बहुत ज़्यादा सहज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो 11वें का सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। सोच, विचारों तथा संदेशों को बातचीत तथा वाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है। ट्रांसफॉर्मिंग द थॉट, ideas and messages into verbal and non-verbal sign is referred to channelization, mediation, encoding और decoding। तो सोच, विचारों तथा संदेशों को बातचीत तथा वाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना क्या कहलाता है। चैनलीकरण, मध्यस्थता, कूट लेखन और कूट वचन। तो इनकोडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। हमने आपको बताया था भी था कि इनकोड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मैसेज को इनकोड करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी सोच है, विचार है, संदेश है, उसको हम लोग कोडिंग कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा, प्रभावपूर्ण संचार को कैसे सहायक वातावरण चाहिए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड ए सपोर्ट। तो प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए होगा, आपको सामाजिक वातावरण चाहिए होगा जिससे आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ सोसाइटी के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावटें होती हैं। So what are the major barriers in the transmission of cognitive data in the process of communication is an individual? तो कौन कौन से संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेषण में मुख्य रुकावटें होती हैं, बताइए बच्चों। व्यक्तित्व, अपेक्षा, सामाजिक दर्जा, कूटबद्ध करने की योग्यता। तो क्या होगा बच्चों, 14वें का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, पर्सनैलिटी, एक्सेप्शन, सोशल स्टेटस, कोडिंग एबिलिटी। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, मेजर बैरियर्स कोडिंग एबिलिटी। हमने तो कुछ इनकोड करके आपको दे दिया, बट कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में अगर आप उसको इनकोड नहीं कर पाए, उसको डिकोड नहीं कर पाए, व्हाट एक्चुअली आई जस्ट वांट टू बी से एंड यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट एक्चुअली आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, तो इट विल बी अ वेरी बैरियर्स। तो कहीं ना कहीं एक हम जो आपको बोलना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, तो उसी को बोलते हैं कोडबद्ध करने की योग्यता। कोडिंग एबिलिटी एक इसका बहुत बड़ा रुकावट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेषित होने पर संस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं। When they communicated, institutionalized stereotypes become myth, रीजन, एक्सपीरियंस एंड कन्विक्शंस। क्या होता है, मिथक, कारण, अनुभव या विश्वास या दृढ़ धारणा। तो प्रेषित होने पर संस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं का कैसे कन्विक्शंस हो जाती हैं, विश्वास या दृढ़ धारणाएं। तो 15वें का आंसर बच्चों हमारे क्या होगा, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग। In the mass communication, selective perceptions dependent on the receiver. जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की किस पर्टिकुलर चीज पर निर्भर करता है, बताइए बच्चों। कौन हु इज गोइंग टू बी टेल, कौन बताएगा।
कि इन द मास कम्युनिकेशन सेलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द रिसीवर्स। जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्रापक की किस प्रक्रिया पर, ग्रहणशीलता पे, रिसेप्टिविटी पे, ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करेंगे। शब्दों के युग्म, अंश और हर के बीच में संबंध निर्धारित करें और फिर निम्नलिखित में से शब्दों के युग्म का चयन करें जिसका उपयुक्त जैसा संबंध हो। To determine the relationship between the pair of numerator and the denominator, and then select the pair of the words from the following which have the similar relationship: fraction and decimal, divisor and quotient, top and bottom, and dividend and divisor। तो भाज्य और भाजक की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अंश अंश और वही होता है। सो 17 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोग 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में गलत संख्या का ज्ञात करें। तो 125, 127, 130, 135, 142, 153 एंड 165। सबको पता है कि 125 से 27 में 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है। अब 9 का डिफरेंस होना चाहिए बट यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, फिर 13 का, फिर आपका 15 का डिफरेंस होता है, 14 का डिफरेंस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो 153 हमारा अलग है। 153 हमारा आंसर होगा। फिर इसे यदि हॉबी को आईओबी से लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा लॉबी को मॉबी लिख रहे हैं तो हमारा बॉबी को क्या लिखेंगे, इसमें एक बी को सी हो गया तो बॉबी 19 का हमारा सी आंसर होगा। बी हमारा 19 का कॉबी सी ओ बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। 20 में प्रथम समुच्चय में अक्षरों का एक निश्चित संबंध है। इस संबंध के आधार पर दूसरे समुच्चय के लिए सही चयन करें। The letter in the first set have the certain relationship on the basis of this relationship make the right choice। जैसे के हमारा 11 नंबर पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है। तो 20 में का हमारा वी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बच्चों में 21 की बात करते हैं। यदि यदि 21 में का a इज इक्वल टू 5, 5 b इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 8 इत्यादि हैं तो निम्नलिखित अंक किसके लिए हैं? व्हाट डू फॉलोइंग नंबर स्टैंड फॉर? 17, 19, 20, 9, 8। तो अब ये नॉर्मली ए 5 हो गया हमारा, बी हमारा 6 हो गया, सी 7 हो गया, डी 8 हो गया। तो उसी के अनुसार देख लीजिए हमारा 17 एम हो गया, 19 हमारा एम एन ओ हो गया, और पी पी एन एन ओ पी नहीं 9, फिर हमारा ई हो गया, तो ई डी 8 है तो 9 हमारा 9 हो गया, ई हमारा 9 हो गया, और डी हमारा लिखा ही है पहले से 8। तो 17, 19, 20, 9, 8 मोपेड एम ओ ई पी डी हमारा सही आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बात करते हैं। तेल की कीमत में वृद्धि 25% की वृद्धि हुई है। यदि खर्चा नया बढ़ाया जा सकता है तो उपभोग में कमी और मूल्य उपभोग के बीच में अनुपात सिंपल है, बहुत 1/5 का होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बात करेंगे। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 8 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो और बाद में 3 का अंक हो? तो बहुत सिंपल है, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इजीली इट्स विजिबल। तो देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे कौन से हैं जिससे पहले कितने 8 के अंक हैं जिसके पहले 5, 1, 2, 3, 4? तो इसका 4 आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यदि आयत को वृत्त कहा जाए और वृत्त को बिंदु और बिंदु को त्रिभुज तथा त्रिभुज को वर्ग कहा जाए तो चक्र का आकार होगा। 24 का कौन बच्चा बताएगा? इफ रेक्टेंगल were called a circle a point a triangle and triangle square, the shape of the wheel is 24 का कौन आंसर बताएगा? इट्स वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा पॉइंट, बिंदु हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग बच्चों बात करते हैं। 25 में का क्या होगा? भारत में फसलों के मानकीकृत वर्गीकरण में विभिन्न फसलों के वितरण के मानचित्रण के निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोचित है? तो 25 में का बच्चों बताइए। पाई चित्र की बात करेंगे, जीव वितरण वर्णीय तकनीक, आइसोप्लेथ या डाटा विधि। तो पाई डायग्राम इज अ वेरी, या बहुत ज़्यादा बहुत सरल तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पाई डायग्राम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मेथड ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन? निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के वर्गीकरण की विधि में सम्मिलित नहीं है? गुणात्मक, मानकीय, स्थानिक और संख्यात्मक। तो स्पेटियल नंबर जो होता है वो हमारा डाटा वर्गीकरण में बच्चों नहीं आता। हम लोग बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े का सोर्स नहीं है? Which one of the following is not sources of data? Administrative record, population census, GIS and नियादर सर्वेक्षण। तो GIS आपको पता है, GIS हम लोग कहीं ना कहीं टैगिंग के लिए करते हैं, तो हमारा GIS नहीं होगा।
तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात करेंगे। कुछ कथन, कुछ व्यक्ति निर्दयी होते हैं, सभी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इफ द स्टेटमेंट सम मैन आर क्रूर इट फॉल्स, मतलब बात कर रहे हैं कि सम मैन आर क्रूर है, कुछ मैन तो क्रूर हैं, बट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू। सो सभी व्यक्ति, कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं, तो अच्छा सही नहीं है, ट्रू की बात कर रहे हैं। तो सभी व्यक्ति, अगर हम लोग बात करेंगे निर्दयी है, क्योंकि कुछ की बात कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति निर्दयी नहीं है। तो इसका आंसर होगा 28वें का। हम लोग बात करेंगे कुछ व्यक्ति निर्दयी नहीं है, कुछ व्यक्ति निर्दयी होते हैं तो कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई व्यक्ति निर्दयी नहीं, नहीं, नहीं कुछ तो है, तो इसका मतलब हुआ कि पहला और दूसरा, तो बी हमारा इसका आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। अष्टकांक निकाय में निम्न चिन्ह होते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। तो आपको पता है 0 to 7, बाइनरी वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम लोग क्वेश्चन, अब इंटरनेट की हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं कि इंटरनेट की भाषा में डीएनएस का अर्थ होता है डायनेमिक नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम और कोई भी नेम। डीएनएस बच्चों क्या होता है? डोमेन नेम। जो डोमेन होता है ना वेबसाइट का www.google.com, तो गूगल इज अ डोमेन। सो हम लोग बच्चों बात करेंगे 32 का। HTML को इंगित करता है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स या हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स। तो हाइपर टेक्स्ट आपका मैनिपुलेशन, आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारा इसका आंसर होगा। तो 32वें का ए सही होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैन का प्रकार है? लोकल एरिया नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं। एथरानेट, स्टोकन रिंग, FDDI और ऑल ऑफ द अबव, सभी चीजें लैन के ही टाइप्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा डी। हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 34 की हम लोग बात करेंगे। स्मार्ट कार्डों का प्रचालन प्रणाली को आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट कार्ड तथा पीसी किस प्रकार की प्रचालन प्रणाली का प्रयोग करते हैं? COS का एक स्मार्ट कार्ड प्रचालन प्रणाली है। प्रवाची तथा कार्ड के मध्य संचार संपूर्ण द्विस्तरीय विधि के रूप में होता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन रीडर एंड द कार्ड इन अ फुल डुप्लेक्स मॉडल, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। द गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड। द गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। गंगा योजना कब स्टार्ट हुआ था? इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 1986। 1986 में पहली बार गंगा योजना कार्य स्टार्ट की गई थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। भारत के, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम है। किससे सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी सोर्स आती है? तो पावर सेक्टर्स में तो तापीय, न्यूक्लिय, जलीय वायु, तापीय, जलीय, न्यूक्लिय वायु, जलीय, न्यूक्लिय, तापीय वायु, न्यूक्लिय, जलीय वायु, तापीय। सबसे ज़्यादा सोर्सेज किस में होता है बच्चों, बताइए कौन बताने वाला है इस क्वेश्चन को? कि 36वें का आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द पावर सेक्टर इन इंडिया। तो 36 का हमारा इसका आंसर बच्चों को क्या होगा, कौन बताएगा? थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड विंड, तापीय, न्यूक्लिय, जलीय वायु। अब क्वेश्चन नंबर 37 बात करते हैं हम लोग कि पेयजल में उचित से अधिक मात्रा होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है। क्रोमियम इज ए कॉन्टिनेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन द एक्सेस ऑफ परमिसिबल लेवल। तो पेयजल में अगर उचित से ज़्यादा मात्रा में क्रोमियम होगा तो दिक्कत क्या होगी? कंकाल क्षति का, गैस्ट्रोज की, डर्मल एंड नर्मल पावर की, सबसे दिक्कत होती है स्किन की। तो चरम अन्य स्नायु संबंधी समस्या का, डर्मल एंड नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं शीतकालीन में धूम कोरा के प्रमुख प्रोगोमी होते हैं। द मेन प्रिकॉशंस ऑफ विंटर स्मोक। सर्दियों में कोरा किससे पड़ता है? स्मोक सबसे बड़ा पड़ता है, कहीं ना कहीं हमको पता है SO2 और हाइड्रोकार्बन होता है। N2O नहीं होता, NOx नहीं होता, SO2 नहीं होता। तो इसका आंसर होगा 38वें का सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में फ्लैश फ्लैट्स आर कॉज। तास्टोडिक बार फ्लैश फ्लैट गटिल होते हैं जब वायुमंडल में क्या होता है? संवनिक से अस्थिर होता है या उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल होता है, स्थिर होता है। संवनिक दृष्टि अस्थिर होता है या वायु प्रतिबल नहीं होता, वायु अपचयी कैटबोलिक होता है। कैटबोलिक नहीं होता। जब हमारी संवनिक दृष्टि से स्थिर होता है, उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल होता है, तो हमारा कहीं ना कहीं फ्लैश फ्लैट गटिल होते हैं, घटित होते हैं। हम लोग बात करेंगे 40, क्वेश्चन नंबर 40 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की हम लोग बात करेंगे। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। सबसे ज़्यादा हमारा वायु पोल्यूशन हमारे कहाँ से आता है? ट्रांसपोर्ट से आता है या थर्मल से आता है? म्यूनसिपल। देखिए महानगर में थर्मल नहीं होता, म्यूनसिपल वेस्ट भी नहीं होता, कॉमर्शियल सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। सबसे बड़ा दिक्कत होता है परिवहन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बहुत ज़्यादा हमारा एयर पोल्यूशन होता है।
भारत का पहला विश्वविद्यालय किस राज्य में खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ?